भारतीय संवैधानिक इतिहास को पढ़ने के क्रम में आज हमें पढ़ना है ईस्ट इंडिया लाभांश विमोचन अधिनियम 1873 के बारे में। क्या पढ़ना है? ईस्ट इंडिया लाभांश विमोचन अधिनियम 1873। देखिए, इस एक्ट को ईस्ट इंडिया स्टॉक रिडेम्पशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इस एक्ट के बारे में, तो इस एक्ट के तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया, मतलब इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया। कहा गया अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। बात समझे कि नहीं? ये तो भंग हुआ 1 जनवरी 1884 को, किंतु इसके पहले इसकी शक्तियों में कब कब कमी की गई, आइए इसको थोड़ा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको पता है कि सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एकाधिकार प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1600 ईस्वी से लेकर के 1813 ईस्वी के पूर्व तक एकाधिकार बना रहा। किंतु हुआ क्या, 1813 में एकाधिकार में कमी की गई। एकाधिकार में कमी करने का सेंस ये है, ये कहा गया तुम अब चीन के साथ व्यापार कर सकते हो और भारत में चाय का व्यापार कर सकते हो, बस। बात समझे नहीं? कहा गया तुम्हारा एकाधिकार सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों पर रहेगा और किसी भी चीज पर एकाधिकार तुम्हारा नहीं रहेगा। तो कहने का सेंस क्या हुआ, ब्रिटेन के और जो व्यापारी थे उनको भी भारत में आकर के व्यापार करने का मौका मिला। क्या किया गया, 1813 में पहली बार 1813 में पहली बार क्या किया गया, शक्तियों में कमी की गई। शक्तियों में कमी करने का सेंस क्या है, जो एकाधिकार था नहीं वो पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। कहा गया तुम्हारा एकाधिकार सिर्फ भारत में चाय का रहेगा और तुम चीन के साथ व्यापार कर सकते हो, बस, और कुछ नहीं। समझे कि नहीं? फिर उसके बाद आया 1833 का वो दौर। क्या आया, 1833 का टाइम आया, और 1833 में एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ये चीज दिमाग में आपको रखना है। 1833 के तहत कहा गया सिर्फ तुम ही एक कंपनी या तुम ही एक व्यापारी नहीं रहोगे जो यहाँ पर आकर के व्यापार करोगे, तुम्हारे सिवाय ब्रिटेन में और जो व्यापारी है वो भी यहाँ पर आकर के व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको पता है 1857 की क्रांति हुआ। 1857 की क्रांति हुआ, और जैसे 1857 की क्रांति हुआ वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में हो गया। बात समझे कि नहीं? कह सकते हो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन भारत में शासन करना स्टार्ट कर दी। और फिर इसके बाद आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, और इस अधिनियम के तहत BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों बॉडी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अच्छा, आप कमेंट करके ये बताएं, ये जो BOC और BOD है इसको किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है इसे किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। समाप्त करना तो मैंने बता दिया 1858 के तहत, बट आपको बताना है किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। समझे कि नहीं? ये रहा 1858। तो कहने का सेंस क्या है, 1813 से शुरू हुआ कहानी कब से शुरू हुआ, 1813 से,
फिर 1833 में व्यापारिक एकाधिकार जो है पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। फिर 1858 वो दौर आया जब बीओसी और बीओडी दोनों को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद 1884 वो टाइम आया जब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भंग कर दिया गया। बात समझे कि नहीं? अगर हम इसको एक शब्दों में देखें तो क्या हुआ, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट इंडिया लाभांश विमोचन अधिनियम 1873। उम्मीद तो यही करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए, रॉयल टाइटल्स एक्ट। अब हमें पढ़ना है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के बारे में। शाही शासन अधिनियम 1876 के बारे में हमें अब अध्ययन करना है। देखो भाई, ये जो एक्ट है नहीं, अगर मैं बात करूं इस एक्ट की, तो इसी एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी उस समय कौन थी, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इसी एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। देखो, जैसे राजा का रानी होता है, ठीक उसी प्रकार से सम्राट का साम्राज्ञी होता है। ठीक है ना? फिर इन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। अच्छा, ये डेट भी पूछ लेता है, किस डेट को इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो आप बता सकते हैं 28 अप्रैल 1876 को। ये चीजों समझना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपको एक पॉइंट और समझना है। देखना, ये तो हो गया रॉयल टाइटल्स एक्ट के बारे में, बट यहाँ पर दो चार बातें ऐसे हैं जो आपको समझ करके चलना है, क्योंकि ये बातें ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि अंग्रेजों ने किस हद तक या कितना बड़ा दुर्दर्ता हमारे साथ किया। मतलब इतना ज्यादा, एक तरीके से कुछ पूछो मत। देखो, इस समय क्या हुआ, इस समय भारत में बहुत बड़ा अकाल आया था। किंतु उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन था। और इसने कहा कि हम 1 जुलाई 1877 को एक पार्टी घोषित करेंगे। कब? 1 जुलाई 1877 को। अच्छा, क्यों पार्टी घोषित करेगा? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। और ये जो पार्टी का नाम दिया गया था, उसका नाम था प्रथम दिल्ली दरबार। क्या नाम था? प्रथम दिल्ली दरबार। देखना, इसके बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम एक दूसरा पेज उठाएं और दूसरे पेज में समझने का प्रयास करें प्रथम दिल्ली दरबार के बारे में, देखो भाई, ये जो दिल्ली दरबार है नी, इसमें अंग्रेजों ने बहुत पैसा उड़ाया। इसमें अंग्रेजों ने अथाह पैसा उड़ाया। और आपको पता ही है वो पैसा किसका था? पैसा पूरा भारतीयों का था। एंजॉय कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। उस समय 50 से 60 लाख लोग अकाल में मारे जा चुके थे, जिनके पास खाने को भोजन नहीं था। बेचारे भोजन के लिए तरस रहे थे। और यहाँ दूसरी तरफ जो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन, खूब पैसा उड़ा रहा था। खूब बढ़िया से हाथी घोड़ा बढ़िया से उठ उठ करके एक तरीके से जो है खूब पैसा वगैरह अपना स्पेंड कर रहा था। और इतना पैसा उड़ाया, इतना अनाज बर्बाद किया, कुछ पूछो मत। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या, हम खाने को मर रहे थे, ये समझना। देखना, इस दिल्ली दरबार की अगर बात करें तो पूछता है प्रथम दिल्ली दरबार में वायसराय कौन था?
तो वायसराय उस समय था लॉर्ड लिटन। कौन था? वायसराय था लॉर्ड लिटन। ये दिमाग में रखना है, लॉर्ड लिटन। अच्छा, ये भी पूछता उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, आप बताइएगा उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ये आपको बताना है। बात समझ में आएगी नहीं? देखिए, ये तो हो गया अपना 2 पॉइंट। देखिए, ये जो रॉयल टाइटल्स एक्ट है नहीं, ये जो रॉयल टाइटल्स एक्ट है, इसे जानते हैं एक और नाम से जाना जाता है, या कह सकते हो एक और शब्द से इसे मैच करने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे देखो, रोम का एक राजा था, रोम का एक राजा था जिसका नाम था नेरो। क्या नाम था? नेरो। एक समय ऐसा आया जब फ्रांस में एक समय ऐसा आया जब रोम में लोग भूखों मर रहे थे, रोम जल रहा था, तब वो जो राजा नहीं था वो बांसुरी बजा रहा था। क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था। मतलब उसकी जनता मर रही है और वो क्या कर रहा है? बांसुरी बजा रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है। तो इस एक्ट को उस एक्ट से भी मैच करके देखा जाता है। उसका एक स्टेटमेंट है, नेरो फिडल्ड वाइल, नेरो बांसुरी बजा रहा था वाइल रोम वाज बर्न्ड, जब रोम जल रहा था तो नेरो क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। मतलब कितनी क्रूरता है ये चीज, आप समझे। आपको लगता होगा अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, बट जब अंग्रेजों की रियलिटी के बारे में आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया, प्रथम दिल्ली दरबार भी हो गया। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, वो आप बताएंगे, द्वितीय दिल्ली दरबार कब लगाया गया, तृतीय दिल्ली दरबार कब लगाया गया? ठीक है, बात समझे कि नहीं? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। द्वितीय दिल्ली दरबार और तृतीय दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1892। अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए भाई, ये अपना टॉपिक है, थोड़ा इसको हमें समझना होगा। भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एओ ह्यूम। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपका प्रश्न है मेरे द्वारा। देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना तो हो गई थी। उस कांग्रेस की स्थापना को इस एक्ट के तहत परिभाषित किया गया। क्या किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को परिभाषित किया गया। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर दूसरे पॉइंट को देखने का प्रयास करें तो आपको पता है जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद है, उसकी संख्या बढ़ा दिया गया, उसकी संख्या बढ़ा दिया गया और कहा गया मिनिमम 10 होंगे और अधिकतम 16 व्यक्ति इसमें होंगे। कितने? मिनिमम 10 और अधिकतम 16 व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। तो कह सकते हैं विधान परिषद में, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अच्छा, कितना कर दिया गया सदस्यों की संख्या? सदस्यों की संख्या कहा गया
मिनिमम 10 और अधिकतम 16। ठीक है, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और आपको समझना होगा। देखिए, इसी एक्ट के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इसी एक्ट के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, बहस का अधिकार प्रोवाइड किया गया। इसी एक्ट के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार प्रोवाइड किया गया। अच्छा, ये समझना, बजट पर बहस कर सकते हैं, बजट पर बहस कर सकते हैं, किंतु मत नहीं दे सकते हैं। क्या? मत नहीं दे सकते हैं, मतलब वोटिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। और ये समझना, इसी के तहत परोक्ष निर्वाचन भी शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? परोक्ष निर्वाचन भी शुरू हुआ। परोक्ष निर्वाचन समझते हैं? मतलब कोई कह दिया, जैसे हमने कह दिया भाई इनको नियुक्त कर दो, इनको अपने यहाँ नौकरी पर रख दो, ठीक उसी तरह से आप कह सकते हैं यही क्या होता है, परोक्ष निर्वाचन होता है। देखिए, अगर हम बात करें परोक्ष निर्वाचन के बारे में, तो ये कहा गया जब केंद्रीय विधान परिषद, जब केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वायसराय को किसी को नियुक्त करने के लिए कहेगा, तो वायसराय उसे नियुक्त कर सकता है, तो वायसराय उसे नियुक्त कर सकता है। ठीक है, कहने का सेंस ये है, ये कहा गया जब केंद्रीय विधान परिषद या बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वायसराय को कहेगा कि आप इस व्यक्ति को अपने यहाँ मनोनीत कर लीजिए या भारत सरकार में मनोनीत कर लीजिए, तो उस समय वायसराय मनोनीत कर सकता था। उस समय वायसराय उन सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। ये कौन मनोनीत करता था? इधर वायसराय। एक पॉइंट और समझना है आपको। देखिए, जब जमींदार, नगर पालिका, जब जमींदार, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, ये सब प्रांतीय गवर्नर को, ये सब प्रांतीय गवर्नर को किसी को नियुक्त करने हेतु कहते हैं, तो प्रांतीय गवर्नर उन्हें नियुक्त कर सकता था। हमारे कहने का सेंस है, हमने इसमें कुछ नहीं पढ़ा है, 2-4 पॉइंट है, ये आपको समझना है। देखिए, इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इस एक्ट के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस को परिभाषित किया गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इस एक्ट के तहत जो केंद्रीय विधान परिषद थी नहीं, उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया। कहा गया इसमें मिनिमम 10 सदस्य होंगे और अधिकतम 16 सदस्य होंगे। तीसरा पॉइंट क्या किया गया, तीसरा पॉइंट, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, किंतु मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर बहस कर सकते हो बट आप वोटिंग नहीं कर सकते हो। चौथा पॉइंट क्या कहा गया, कहा गया अगर केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यदि वायसराय को सिफारिश करती है कि भैया आप इन्हें नियुक्त कर लीजिए अपने यहाँ, तो वायसराय उन्हें नियुक्त कर सकता है। और यदि विश्वविद्यालय, जमींदार, नगर पालिका, ये सब प्रांतीय गवर्नर को सिफारिश करते हैं